नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना है। जी, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, बिल्कुल नया विमान। हाँ, और टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों बाद शहर के बीचों बीच क्रैश हो गया। ये बहुत भयानक है। ये विमान था VTANB, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ा दोपहर करीब 1:38। हाँ, लगभग 1:38 और कुछ ही देर में वो मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। जी बिल्कुल, सीधे हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। और विमान में बताया जा रहा है 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। मतलब कुल 242 लोग। हाँ, 242 लोग सवार थे जी। और जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही दुखद है। हाँ, सुना है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। और जमीन पर भी? जी, जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कुल आंकड़ा तो 280 के ऊपर जा सकता है। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। हमारे पास भी कई शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि हुआ क्या था असल में, जांच क्या कह रही है और इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो कितना गहरा है। चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, और सवाल तो यही उठता है कि इतना आधुनिक विमान उड़ान भरने के फौरन बाद ऐसे कैसे, और जैसा आपने कहा सीधा आबादी वाले इलाके में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे गिरा, मतलब जमीन पर भी इतना बड़ा नुकसान। और इस सब में जो एक बात सामने आई है कि सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ये बिल्कुल एक तरह से चमत्कारी कहेंगे। विश्वस कुमार रमेश 40 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय नागरिक, सीट 11A पर थे शायद। जी, सीट 11A। गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन वो विमान के मलबे से किसी तरह बाहर निकल पाए। और विडम्बना देखिए, वो भारत आए थे अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए, और अब उन्हें उसी रस्म को पूरा करने के लिए अस्पताल से छुट्टी मिली है। ये कहानी अपने आप में इस हादसे की जो पर्सनल ट्रेजेडी है उसे दिखाती है। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, हम वजहों पर आते हैं। क्या लगता है क्या हुआ होगा? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? जी हाँ, दोनों। और जो शुरुआती एनालिसिस है वो इशारा कर रहा है इंजन में किसी बड़ी खराबी की तरफ। इंजन फेलियर टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, लगता तो यही है। और इसका एक बहुत बड़ा संकेत भी मिला है। वो क्या? विमान का रैम एयर टरबाइन, मतलब RAT, वो खुल गया था उड़ान भरने के ठीक बाद। RAT, ये तो इमरजेंसी पावर के लिए होता है ना? बिल्कुल, ये छोटा सा प्रोपेलर होता है जो विमान के नीचे से निकलता है और हवा के दबाव से बिजली बनाता है। ये तभी खुलता है जब मेन इंजन और APU दोनों से पावर ना मिल रही हो। एग्जैक्टली, जब टोटल पावर लॉस हो। और टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना ये बहुत ही असामान्य है। ये किसी बड़े सिस्टम फेलियर का संकेत है। बाप रे, मतलब हवा में ही विमान लगभग बेबस हो गया होगा। अच्छा, और वो लैंडिंग गियर वाली बात भी थी। हाँ, ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि शायद लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया हो। मतलब टेक ऑफ के बाद वापस अंदर नहीं गया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा हुआ तो एक तो विमान की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, उसकी स्पीड कम होती है, कंट्रोल मुश्किल होता है। और दूसरा ये दिखाता है कि शायद कॉकपिट में कुछ और गड़बड़ चल रही थी। हो सकता है पायलट किसी असामान्य चेकलिस्ट या इमरजेंसी प्रोसीजर से जूझ रहे हो। तो RAT का खुलना और लैंडिंग गियर का नीचे रहना, ये दोनों बातें मिलकर एक गंभीर तस्वीर बनाती हैं। तो ये जांच कौन कर रहा है? काफी जटिल लग रहा है ये। हाँ, जटिल तो है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी है। उसमें भारत के होम सेक्रेटरी हैं, DGCA है। DGCA मतलब जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है? जी, और साथ में बोइंग के लोग हैं, इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस है, और UK की AIB भी शामिल है। अच्छा, UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच? हाँ, क्योंकि उनके पास ऐसे हादसों की जांच का काफी अनुभव है। तो ये दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और फौरी तौर पर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तो भारतीय अधिकारी देश में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट हो रहे हैं उन सब का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई पैटर्न हो या कोई संभावित खामी हो तो पता चल सके। और साथ ही पीड़ितों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग चल रही है। वो भी एक बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसेस है। हाँ, वो तो है ही। और जैसा हम कह रहे थे, मानवीय क्षति बहुत बड़ी है। सिर्फ विश्वास रमेश की कहानी नहीं, न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे। हाँ,
इस पे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का भी बयान आया है। उन्होंने दुख जताया है और ये साफ किया है कि टर्किश टेक्निक का विमान के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं था, कुछ अफवाहें थी शायद। अच्छा, और उन्होंने माफी भी मांगी है इस त्रासदी के लिए? जी, उन्होंने माफी मांगी है। टाटा ग्रुप की तरफ से कोई मुआवजा या मदद की घोषणा हुई है? हाँ, हुई है। टाटा समूह ने कहा है कि वो हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि देंगे। 1 करोड़ रुपए? जी, और जो इलाका प्रभावित हुआ है, मतलब जहां मलबा गिरा, वहां भी मेडिकल और रिकंस्ट्रक्शन में मदद का वादा किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही भयानक हादसा था। लगभग सारे लोग मारे गए, विमान में भी और जमीन पर भी, सिवाय एक व्यक्ति के। और जांच अभी शुरुआती स्टेज में ही है, पर जो संकेत मिल रहे हैं वो क्लियरली इंजन या पावर सिस्टम में किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ हैं। RAT का खुलना, लैंडिंग गियर का नीचे रहना, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। पूरी तस्वीर सामने आने में तो खैर अभी वक्त लगेगा। इस हादसे ने फिर से एविएशन सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचना पड़ता है कि क्या हमारे मौजूदा सुरक्षा इंतजाम काफ़ी हैं ऐसी तकनीकी खराबियों को रोकने के लिए, या हमें और सख्त नियमों और बेहतर निगरानी की ज़रूरत है? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी सोचना होगा।